तो सबसे पहले हम लोगों ने इंस्टॉल करना है ज़ैम्प एप्लीकेशन। जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हमें किसी सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़ैम्प या वैम्प। तो ये वेबसाइट है apache-friends.org के नाम से। यहाँ पर आप आएंगे तो ज़ैम्प फॉर विंडोज़, और अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से ज़ैम्प फॉर लिनक्स डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक्जी फाइल आपके मशीन में आ जाएगी, जिसको आप इंस्टॉल करेंगे। जिस भी ड्राइव के अंदर आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ये इंटरफेस होता है ज़ैम्प कंट्रोल पैनल का। यहाँ पे मैं इसको पहले से यूज़ कर रहा था तो इसलिए ये दोनों स्टार्टेड थे। यहाँ पे आप आएंगे तो अपाची, माइस्क्यूएल, फाइलज़िला, मर्क्यूरी, टॉमकैट, ये सर्विसेज हैं जो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल आपको ऑफ़र करता है। यहाँ से हमें अपाची और माइस्क्यूएल को स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं दोनों बटन्स के ऊपर अब स्टॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों सर्विसेज हमारी चल रही हैं। ये इन्होंने पोर्ट्स भी अपनी अपनी डिफ़ाइन कर दिए हैं कि ये पोर्ट्स ये यूज़ कर रही हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कर देंगे और इसे एक्सेस करने का तरीका होता है जैसे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट की एक डोमेन होती है। जैसे लेट से facebook.com है, इसी तरह olx.com हो गई, इसी तरह आपकी हो गई google.com हो गई। तो ये सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इन सब का अपना अपना एक डोमेन होता है, जिस डोमेन के साथ आप एक्सेस करते हैं अपने वेबसाइट को। जब आप अपने लोकल मशीन पे यूज़ कर रहे होंगे या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपका डोमेन हमेशा होगी लोकल होस्ट। लोकल होस्ट ये आपके लोकल सर्वर की डोमेन होती है। उसके बाद जब आप ज़ैम्प इंस्टॉल कर लेंगे, तो मैंने सी के अंदर इसको इंस्टॉल किया था, तो मेरे पास आप देख सकते हैं ज़ैम्प के डायरेक्टरी के अंदर मैं गया हूँ तो यहाँ पे htdocs काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इनमें से हमें सिर्फ़ और सिर्फ htdocs के फ़ोल्डर के अंदर जाना है, और यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है PHP फॉर बिगिनर्स के नाम की। तो इस डायरेक्टरी के अंदर मैं अपनी सारी की सारी फाइल्स रखूँगा और उनकी आउटपुट हम चेक करेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लें, सी के अंदर मैंने इंस्टॉल किया है तो ज़ैम्प के बाद htdocs का फ़ोल्डर, htdocs फ़ोल्डर के अंदर PHP फॉर बिगिनर्स, ये मेरे फ़ोल्डर का नाम है। आप कोई भी नाम अपने मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ अहम नोट करने वाली ये कि आप जब भी कोई भी डायरेक्टरी बनाएं, जैसे ये मेरे पास है PHP फॉर बिगिनर्स के नाम से, तो कोशिश करें कि उसके दरमियान स्पेस ना हो और हाइफन भी ना हो। आप हमेशा अंडरस्कोर डालें या स्पेस कोई डालें ही ना, ऐसे ही नाम लिख दें उसका। यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं दो फाइलें पड़ी हैं, एक है HTML की फ़ाइल और एक है PHP की फ़ाइल। ये मैंने क्रिएट की हैं अभी। ये दो फाइलें किस लिए हैं, ये मैंने एक डिफरेंस आपको दिखाने के लिए ये फ़ाइलें मैंने बनाई हैं दोनों। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी। उससे पहले ये है कि हम लोग एडिटर कौन सा यूज़ करेंगे डेवलपमेंट के लिए। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम जो है ये लाइट वेट है और बहुत आसान है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने लर्निंग के दौरान या डेवलपमेंट के दौरान भी। तो ये मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है फ़ोल्डर, ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। आप देख सकते हैं मेरे पास दो फाइलें यहाँ पे पड़ी, index.html और index.php। तो इसमें क्या है कि index.html ये जो मेरी फ़ाइल है index.html की, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, I am an HTML डॉक्यूमेंट, ये मैंने इसको सेव किया। अब अगर मैंने इसकी आउटपुट देखनी है तो मैं इसको जाके डबल क्लिक करूँगा और मैं इसकी आउटपुट देख लूँगा। यहाँ पे आप ये पाथ भी देख सकते हैं, C, ज़ैम्प, htdocs, PHP फॉर बिगिनर्स और index.html। तो ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट मुझे व्यू हो रहा है। ये है क्लाइंट साइड लैंग्वेज।
जिसमें हम लोगों ने सिंपल कोड लिखा और कोड लिखने के बाद डायरेक्टली जाके उसकी आउटपुट देख ली। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज। उसके बाद सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है, मिसाल के तौर पे ये मेरा PHP की फ़ाइल मैंने बनाई है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा है कि आपकी जो फाइल है वो हमेशा एंड होगी PHP की एक्सटेंशन पे, .php आएगा उसके एंड में, टाइप ऑफ फाइल .php। तो अब इसको मैंने अगर एडिट करना है तो मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे मैंने आके कुछ भी लिखा है, लेट्स से आई एम अ PHP डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। अब इसकी अगर मैंने आउटपुट देखनी है तो उसका तरीका ये है कि मैं जाऊंगा अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने लोकल होस्ट, अपना जो लोकल सर्वर है उसका नाम, उसके आगे स्लैश डाल के मैं लिखूँगा PHP फॉर बिगिनर्स। उस डायरेक्टरी का मैं नाम लिखूँगा जो डायरेक्टरी मैंने बनाई है लोकल होस्ट के XAMPP htdocs के अंदर। मैंने PHP फॉर बिगिनर्स के नाम की डायरेक्टरी बनाई है तो मैं यही नाम लिख रहा हूँ। आप कोई भी डायरेक्टरी बनाते हैं अपने नाम से या किसी भी नाम से, तो आप उस डायरेक्टरी को एक्सेस करेंगे तो उसके बाद आपको आपकी फाइल्स या आपकी आउटपुट शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि मैंने PHP फॉर बिगिनर्स डायरेक्टरी का नाम लिखा और ये डायरेक्टली मेरे पास आउटपुट आना क्यों शुरू हो गई है। मतलब कि यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, फाइल कर दूँ, तो इसको भी, तो मैं कुछ इस तरह एक्सपेक्ट कर रहा था, इंडेक्स ऑफ PHP फॉर बिगिनर्स, और इसकी मुझे डायरेक्टरीज दिखा रहा है। इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइलें हैं मुझे वो दिखा रहा है। और ये मैंने क्या किया अभी कि मैंने जाके इन फाइलों के नाम चेंज किए। बेसिकली समझाना ये चाह रहा था कि इंडेक्स की जो फाइल होती है हमारी इंडेक्स, आपका जो ब्राउज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी फाइल को जाके ओपन करता है। जब आप index.php की फ़ाइल बनाएं या index.html की फ़ाइल बनाते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है वो डायरेक्टली उसी फाइल को जाके ओपन करता है। तो जैसे ही मैंने इंडेक्स लिखा तो उसने हमारे PHP वाले डॉक्यूमेंट की आउटपुट हमें दिखा दी। तो आइए आगे चलते हैं और पहला PHP का हम कोड लिखेंगे। यहाँ पे कोड लिखने का तरीका ये होता है कि बेसिक जो सिंटैक्स है PHP का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर एंगल ब्रैकेट। इसको आप लेस देन का साइन भी बोल सकते हैं, एंगल ब्रैकेट, या जो भी आपको समझ आए, और ये ग्रेटर देन का साइन भी बोल सकते हैं। ये बेसिक सिंटैक्स है PHP का। इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आप अपना PHP का जितना भी कोड होगा वो आप लिखेंगे। इसके दरमियान आप लिखेंगे PHP का कीवर्ड और इसको एंटर कर देंगे। ये है वो ब्लॉक ऑफ कोड जहाँ पे आप जितने भी आपने PHP के आपने कोड्स लिखने हैं, जो भी आपने फंक्शन बनाने हैं, वेरिएबल बनाने हैं, एरे बनानी है, लूप बनानी है, जो भी चीज़ आपने बनानी है वो आप यहाँ पे आके बनाएंगे। तो ये है उसका बेसिक सिंटैक्स। और हम एक छोटी सी आउटपुट क्रिएट करते हैं। अभी आउटपुट के लिए इको का कीवर्ड यूज़ होता है किसी भी आउटपुट को चेक करने के लिए या कोई भी आउटपुट लेने के लिए। और मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ इको डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और एंड में सेमी कॉलन। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा अपना जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखनी है। लेट से मैं इसको लिखूँगा आई एम अ PHP डॉक्यूमेंट या स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा इको सिंगल कोट्स के अंदर, ये एक स्ट्रिंग बनाई है मैंने, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जो भी सिंगल कोट्स के दरमियान जो भी चीज़ होगी, सिंगल कोट या डबल कोट, अगर मैं इसको लिखूँ इको डबल कोट के अंदर आई एम अ PHP स्ट्रिंग, इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये कमेंटिंग का तरीका है। अगर आपने कमेंट करना है अपने कोड को
कमेंट का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपका कोड फाइल के अंदर मौजूद रहे लेकिन उसकी आउटपुट जो है वो शो ना हो। तो उसका तरीका ये है कि आप 2 स्लैशेस डाल देते हैं अपने PHP के कोड के शुरू में। तो वो क्या करता है कि आपके पूरे कोड को कमेंट कर देता है और उसकी आउटपुट आपको शो नहीं होती। तो ये मैंने एक बेसिक कोड लिखा है, echo I am a PHP string। इसकी आउटपुट चेक करते हैं और आप देख सकते हैं कि I am a PHP string यहाँ पे शो हो रही है और हमारी आउटपुट हमें मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो HTML की फ़ाइल है या हमारे CSS की फ़ाइल है या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, उसके पेज सोर्स के अंदर अगर आप जाएं तो आप जाके देख सकते हैं कि वो फ़ाइल के अंदर क्या क्या कोड लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारी HTML की फ़ाइल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ P का टैग और ये मैंने लिख दिया। और मैं अगर जाके इसकी आउटपुट चेक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि P के टैग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जबकि सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या होता है कि I am an HTML डॉक्यूमेंट मैंने लिखा हुआ है। मैं इसको अगर जाके पेज सोर्स चेक करूँ इसका, ये मेरा PHP का डॉक्यूमेंट है, इसका जाके अगर मैं पेज सोर्स चेक करूं तो मुझे वो PHP का कोड नहीं दिखा रहा। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि PHP का कोड कभी भी ब्राउज़र के अंदर नहीं आता, फाइल के अंदर हमने ये चीज़ लिखी हुई है। ये देखिए हमने कोड लिखा, PHP का टैग स्टार्ट किया, PHP का टैग एंड किया, इको लिखा, I am a string, ये सिंगल कोट्स डाले और ये सेमीकोलन डाला। ये इतना कोड हमने लिखा है लेकिन ब्राउज़र के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ I am a PHP string दिखा रहा है और PHP का कोड आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो यहाँ से पता चलता है कि PHP कितनी सिक्योर है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी, हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे PHP के अंदर। वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि ये हमेशा $साइन से शुरू होता है। $साइन, उसके बाद आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, लेट से फर्स्ट वेरिएबल। ठीक हो गया। अच्छा, 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कि वेरिएबल $साइन से शुरू होने के बाद हमेशा लेटर आप कोई भी लिखेंगे। स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, और नंबर नहीं डाल सकते कभी भी, या हाइफन का साइन, ये गलत होगा। इसी तरह आप कोई भी नंबर वगैरह नहीं लिख सकते किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले। तो आप वेरिएबल बनाएंगे हमेशा $साइन के बाद आपके लेटर्स, मैंने लिखा फर्स्ट वेरिएबल इज़ इक्वल टू का जो साइन है ये यूज़ होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर भी बुलाते हैं इसको। अब क्या करते हैं, हम इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं और फिर हम उसी असाइंड वैल्यू को आउटपुट में चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखी थी इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ कि बजाय उस स्ट्रिंग को यहाँ पर लिखने के, मैं यहाँ पर उसी वेरिएबल को कॉल करवा देता हूँ। अब अगर मैं जाके अपनी आउटपुट चेक करूं तो I am a PHP string वैसे का वैसे ठहरा हुआ है। मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूं कि I am a PHP string from variable, तो हमारी आउटपुट चेंज हो गई। इसको दोबारा अगर मैं कोड के अंदर जाके देखूं पेज सोर्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं दिखा रहा कहीं पर भी, ना वेरिएबल बना हुआ, ना ही इको, और ना ही कोई PHP के टैग्स। तो यहाँ पर तो यह था शॉर्ट इंट्रोडक्शन PHP का, और PHP को इंस्टॉल कैसे करेंगे, फ़ोल्डर कहाँ बनाएंगे, स्ट्रिंग कैसे आउटपुट करवाते हैं और वेरिएबल कैसे बनाते हैं। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद सीखते हैं PHP के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं।